welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here in another video series that we have announced a few days back at Unicom that we are going to start a revision batch specifically focused for the students, those who are giving their exam in December 2021. So this video is the first video for your subject law, where we are going to discuss that how we are going to take this subject along and in what manner are we going to complete our entire syllabus in 11 classes, that is up to 30th November. So आपने सृष्टि मैम और अनुश्री मैम के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आप किस तरीके से उनके सब्जेक्ट्स को लेके जाने वाले हैं. तो आज हम लॉ के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे कि इन 11 दिनों में हम किस तरीके से उसे बाइफरकेट करें, सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम उन्हें डिवाइड करें और किस तरीके से हम हमारे सब्जेक्ट को आगे लेके जाएं. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है आपके लॉ यानी कि थ्योरी सब्जेक्ट में कि हमारे पास पूरी चीजें नहीं हैं या हम उसे सही से लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर जो मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है वो ये है कि मैम लास्ट डे रिवीजन कैसे करें, राइट. सो लास्ट डे रिवीजन को हमें इम्प्रूव करने के लिए और उन वर्ड्स को हमें मार्क करने के लिए जिससे हमारे नंबर बनते हैं, जिसके कारण हमें मार्क्स मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें. तो हम इस सेशन में एक रिवीजन लेके जाएंगे, एक आउटलाइन लेके जाएंगे और उसके साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें मार्किंग करनी है. बट इसमें आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा रोल रहेगा. ये जो 11 दिन हम यहाँ सेशंस ले रहे हैं या आप YouTube पे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें. केवल ये वीडियोस देखने से या हमारे YouTube को फॉलो करने से वो नहीं हो पाएगा जो आउटकम हमें चाहिए. आपके पास ड्यूरिंग द वीक केवल एक वीडियो आ रहा है, तो उस वीडियो को आप ड्यूरिंग द वीक एकदम कंप्लीट यूटिलाइज करें. करेक्ट. तो आपको जो वीडियो के लिंक्स नीचे दिए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन वीडियोस को आप जरूर देखें, उसके साथ आप जरूर मार्किंग करें और साथ साथ में जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जा रहे हैं उन नोट्स को भी आप फॉलो करें. अगर आप उन नोट्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और उन मार्किंग्स के साथ में जो आप अपने मॉड्यूल में कर रहे हैं आप उसे फाइनल रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं. तो आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू गिव 2 hours every single day to law. Every single day, I am repeating it, every single day you need to study law. आपको कम से कम 2 घंटा देना है, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप हमारे साथ साथ में पढ़ रहे हो. करेक्ट. एवरी सिंगल डे, नॉट ओनली ऑन द डे ऑन विच द वीडियो इज अपलोडेड, बट एवरी सिंगल डे आपको इसका पढ़ाई करना है. फाइन. तो हम चलते हैं हमारे शेड्यूल की तरफ, जिसमें हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हमें इसे लेके चलना है. फाइन. तो हमारे सब्जेक्ट में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज है आपका 17th सितंबर. आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 और यूनिट 2 देख रहे हैं. क्या बाइफरफिकेशन है, किस तरीके से आपको इनको पढ़ना है, क्या वेटेज है, वो सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. बट अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 22 मार्क्स कवर करता है आपके पेपर में, राइट. हम ओवरऑल 72 मार्क्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं. आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, हम 72 मार्क्स का टोटल यहाँ पे लगाएंगे. बट हमें एक बार ये देखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क्स यानी कि मैक्सिमम वेटेज रखता है, राइट. सेकेंड यूनिट जो हम लेने वाले हैं दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका 16 मार्क्स का पेपर कवर करता है. देन इट इज LLP एक्ट, अगेन 5 मार्क्स. हाँ, बहुत छोटा पोर्शन है, मैक्सिमम लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं कि मैम 5 मार्क्स के लिए क्यों हम इसके लिए इतनी मेहनत करें. बट आई सजेस्ट, आई पर्सनली रिकमेंड दैट यू शुड रीड LLP. वाई? एक तो बहुत सिंपल कंसेप्ट्स आपके पास रहते हैं, दूसरा इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा टाइम एलोकेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तीसरी बात, इसमें अगर आप पढ़ लेते हैं आपके 5 मार्क एश्योर्ड हैं. अगर आपके पास 5 मार्क एश्योर्ड है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वाकई में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं.
अगर आपने एलएलपी पढ़ा ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास पेपर में 5 क्वेश्चंस फॉर कंपलसरी आता है बिकॉज 6 क्वेश्चन आप ऑलरेडी घर से छोड़ के गए हैं। सो हम इतनी बड़ी रिस्क क्यों लें? क्या वाकई में अगर वहां पे केस स्टडी नहीं समझ में आए तो हम एलएलपी कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एलएलपी पे फोकस करते हैं कि आप 5 मार्क्स सिक्योर करके जाएंगे घर से, और यहाँ पे आपको एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2 तो 100% आता होगा, राइट। आपका एलएलपी एक्ट है 5 मार्क्स का, जो हम एक दिन में कवर करेंगे। फिर आपके पास आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगेन 16 मार्क्स का वेटेज है। कंपनीज एक्ट आपका 13 मार्क्स का वेटेज है, राइट। तो फर्स्ट 3 वीडियोस आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने वाले हैं। यूनिट 1 एंड 2 हम आज देखने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन 24 को 3 एंड 4 का हाफ पोर्शन। Then next on 1st October we will have 4.5, 5 and 6, almost 2.5 units, right? इस तरीके से हम इन्हें कवर करने वाले हैं और इन चीजों को आपको फोकस करना है। ये टाइम टेबल इसलिए है ताकि आप अपना शेड्यूल भी इन्हीं के अकॉर्डिंग सेट कर सकें, इसी के अकॉर्डिंग आप वहां पे अपना प्रिपरेशन कर सकें, अपना जो 2.5 महीने का शेड्यूल है उसे इसी तरीके से बना सकें, राइट। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने लिए 2 घंटा एवरी डे फॉर लॉ निकालिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है मॉर्निंग में निकालिए, इवनिंग पर्सन है आप इवनिंग में निकालिए, जैसे आपको कन्वीनियंट है आप उस तरीके से 2 घंटे निकालिए, बट आपको एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर लॉ देना है। हाउ आई डोंट केयर, राइट। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 6 यूनिट्स आपके सामने आएंगी। अगर मार्क्स वाइज बाइफर्फिकेशन हम देखते हैं इन यूनिट्स के लिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह का बाइफर्फिकेशन है कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में हमने प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ पोर्शंस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हैं। कुछ तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है कि पेपर में कितना वेटेज कौन से यूनिट का है। फॉर यूनिट 1 एंड 2, यूनिट 1 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें काफी बार 10-10 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन अ सिंगल पेपर। एंड फॉर यूनिट 2 वेटेज काफी थोड़ा कम हो सकता है, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका बाइफर्फिकेशन इस तरह से क्यों है, मैम आपने 3 और 4 यूनिट को इतना अलग क्यों कर दिया है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक रीजन है। यूनिट 3 एंड 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों यूनिट को आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है, राइट। तो यहाँ पे हर अटेम्प्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम 5 मार्क्स का। तो अगर हम इन दोनों यूनिट का वेटेज लेके चलें तो मिनिमम 10 मार्क्स का वेटेज आपका केवल इन 2 यूनिट से निकल के आता है। तो अगर सिर्फ इन 2 यूनिट को पढ़ने से 10 to 11 मार्क्स आपके सिक्योर हो रहे हैं, तो आई गेस आपको इन यूनिट्स को कभी भी छोड़ के तो नहीं जाना है, राइट। तो इनको तो आपको स्टार मार्क करना ही है। रेस्ट रिमेनिंग 1, 2, 6 एंड 5 ये चारों यूनिट इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके नवंबर 21 के पेपर में यूनिट 6 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो ये भी अभी आपके लेटेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से भी आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यूनिट 5 में से अभी तक इतनी फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट स्टिल हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे डील कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट आता है, राइट। ओके, यू आर फॉलोइंग मी एवरीवन। एंड यस, अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू, अगर आप स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यूनिकॉम एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाता है जिसमें आपको 12 टेस्ट यानी कि 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। So in case you want to join that for writing practice, you can contact on the numbers on the screen and you will get the information regarding them. And in case you are willing to have focused attention and आप चाहते हैं कि आप फैकल्टी से डिस्कस भी कर पाएं और राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाएं, तो लॉ, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के लिए एक अलग से कोर्स जो कि हम लॉ का बाहुबली, इकोनॉमिक्स का बाहुबली के नाम से चलाते हैं, वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड लाइव इंटरेक्शन विद फैकल्टी मिलता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड एंड नॉट द लीस्ट इज द लाइव क्लासेस। अगर आप अभी भी फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लासेस के लिए भी एनरोल करवा सकते हैं, जिसमें आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक एज वेल एज कंप्लीट डिटेल्ड मार्किंग्स मिलती हैं,
जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है इन केस यू आर अ न्यू स्टूडेंट, एज वेल एज इन केस यू आर रिपीटर बट यू आर स्लाइटली कंफ्यूज्ड विद द टॉपिक्स कि हम मैम कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर पकड़ में नहीं आता है, केस स्टडी में कैसे आंसर करें. So all those problems can be solved in a personalized manner और आप वहां पे इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, right? So this was the entire thing जो हम आज देखने वाले हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट दैट इज यूनिट 1 फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Okay, so this is the overall summary of the chapter where we are having the basic essential elements. आपका यूनिट 1 जो है वो कवर करता है आपकी बेसिक डेफिनेशंस और ये टर्मिनोलॉजी जो आपको यूज करनी है फॉर द कंप्लीट चैप्टर, फॉर द एंटायर कोर्स आई माइट से, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं वही टर्मिनोलॉजी आपको एंड तक चैप्टर 5 कंपनीज एक्ट तक काम आती है ये. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन टर्म्स को, इन टेक्नोलॉजीज को आप अच्छे से समझें और उन्हें इसी तरीके से यूज करें, इन्हीं टर्म्स में आप बात करें, राइट. तो हम यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट पकड़ रहे हैं वो ये है कि हम इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं, राइट. तो हमें बहुत ही सिंपल पता है कि अग्रीमेंट क्या होता है, उसकी एनफोर्सिबिलिटी को हम लेके आते हैं, यानी कि अगर एक सेट ऑफ प्रॉमिस है, दो लोग वहां पे आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको हम अग्रीमेंट कह रहे हैं, बट अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि अगर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो वो सोशल में चला जाता है, बट अगर लीगली एनफोर्सेबल है तो फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है. फिर आता है असेंशियल. ये जो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इसी पे आपके आगे आने वाली यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ये दोनों ही यूनिट इन्हीं के ऊपर बात करती है कि असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, करेक्ट. तो ये चीजें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं, यानी कि हम आगे जब इसे पढ़ेंगे तब हम इसमें मार्किंग करेंगे कि इसको किस तरीके से लेके चलना है. ओके, देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमने कहा कि इसमें 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन एक बनता है आपका यूनिट 1 से, तो वो यहाँ से आपका बनने का चांसेस है. यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको एक यस या नो में आंसर देना है और दूसरा आंसर जो आपका होगा वो आंसर आपका इस बात से रिलेटेड होगा कि हम किस तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड द आंसर इज व्हाई आर वी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्म हियर, राइट. सो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे इस यूनिट में लेके चलना है. फाइन. देन मूविंग ऑन टू अनदर इज ऑफर. ऑफर में हमने कहा कि सर इसकी डेफिनेशन है, ओके. देन लीगल रूल्स हैं, काइंड्स हैं एंड असेंशियल्स हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी बनती है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से, कि यहाँ हम किस तरीके से ऑफर को डील करते हैं, कब उस ऑफर को कंप्लीट माना जाता है, कब उसी कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है, कब हम उसे रिवोकेट कर सकते हैं, कब हम उसे वैलिड मानते हैं, राइट. सो दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. उसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑफर में से भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन बनता है, ओके. थर्ड टॉपिक जो इन्होंने कवर किया है दैट इज एक्सेप्टेंस एंड द सेम कंडीशन, लीगल रूल्स एंड कम्युनिकेशन. अगेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसमें से ये केस स्टडी बनती है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन को कंप्लीट माने, कब तक हम रिवोकेट कर सकते हैं और कब हमें इस एक्सेप्टेंस को रिवोकेट करने का राइट नहीं मिलता है, राइट. तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पे बेसिक ओवरऑल व्यू प्रेजेंट करती है आपके यूनिट नंबर 1 का, ओके. सो द फर्स्ट 2 टॉपिक्स दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो हमने कवर कर ली है कि कोई भी एक्सेप्टेंस प्लस कोई लीगल इनफॉर्सिबिलिटी अगर आता है हम उसे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, दैट इज इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास था दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वो हमने कहा कि हम यूनिट 2 और 3 में कवर करने वाले हैं. हम इसके अंदर बेसिकली कवर करते हैं कि वैसा कंसिडरेशन होना चाहिए, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल है, कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं वो लॉफुल है, आप इलीगल तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए. इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपके लिए एसेंशियल है, जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा. फाइन.
ओके, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास सबसे पहला टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या सही से बनाया गया है या नहीं। अगर उसमें कोई ब्रीच है या वो कोई ब्रेक हो रहा है तो क्या उस पे हमें किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन मिलेगी या नहीं। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू हैव हियर। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स अगर सारी चीजें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बहुत अच्छे से उसको रूल्स को फॉलो किया है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसमें कुछ भी मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस चीज के लिए आप डील करना चाह रहे हैं वो चीज खराब हो चुकी है, जिस व्यक्ति से आपने डील किया उस व्यक्ति को कुछ इशू हो गए हैं, या आप किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन में हमने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यानी कि इसमें आपके पास किसी तरह की कोई भी राइट्स अवेलेबल नहीं होती है। ओके, so that are the void contracts. Then moving on to voidable. In case of voidable contract, what we have is the person who is the aggrieved party, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का कंसेंट फ्री नहीं है, उसने अपनी मर्जी से वहां कंसेंट नहीं दिया है, उस पर किसी भी तरह का प्रेशर था, किसी भी तरह का फोर्स था, तो उससे हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, राइट। देयर इज एन ऑप्शन विद द aggrieved party and not with that of the another party. This is the most important line, उसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे। It option is available with only the aggrieved party and not with the another party, that you can declare it as void and as well as you can declare it as valid. Fine. So that is the voidable contract. Then we are moving to illegal agreements. Illegal agreements कौन से होते हैं? सीधी सी बात है सर, जिसमें लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं आ रही हैं, जो किसी भी तरीके से इंडिया के किसी भी लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे इलीगल एग्रीमेंट्स। एंड देन देयर आर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, जिसमें कुछ एरर्स हैं, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन एरर्स हैं, हो सकता है राइटिंग एरर्स हैं, हो सकता है कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो होना रह गया हो, तो एवरीथिंग विल कम अंडर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइन, दिस इज क्लियर। 5 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन मूविंग ऑन टू द फॉर्मेशन, किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से। सर अगर आपने बोल के साफ सपाट शब्दों में हर चीज एकदम क्लियरली बताई है, हमें क्या ट्रेड करना है, क्या वैल्यू पे ट्रेड करना है, क्या टाइम पे ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड करना है, एवरीथिंग इज क्लियर, इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट एसेंशियल, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, it is not essential that express contract is to be in the written form. Express contract can be written, it can be oral as well. Important क्या है, हर एक टर्म एंड कंडीशन क्लियर कट मेंशन है तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, else it will go into other types but it will not be in the express contract. Fine. अगर आपने कुछ बोला नहीं है, आप अज्यूम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं उसके एक्शंस के कारण, कुछ चीजें आपने बताई हैं, कुछ चीजें आपने हाइड करी है, या आपने जरूरत नहीं समझी बिकॉज ऑफ द कल्चर, उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम केवल इम्प्लाई कर रहे हैं कि यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, राइट। उसके बाद में आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट सा लगता है, राइट, दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगेन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम डिटेल में कवर करेंगे यूनिट नंबर 6 में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे अपने बुक्स के अंदर कि दिस इज इन यूनिट नंबर 6। फाइन। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो ईमेल के थ्रू बने हैं, जिनके पास में प्रॉपर पेपर्स नहीं है बट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, उन सबको ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। फाइन, तो ये इस बेसिस पे था कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है। ओके, देन मूविंग टू द परफॉर्मेंस, वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड और नॉट। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमने कहा सर दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देन एग्जीक्यूटरी मतलब सर किसी का काम तो बाकी है, अगर एक व्यक्ति का काम बाकी है इट इज यूनिलेटरल, अगर दोनों का काम बाकी है तो इट इज बाईलेटरल
contract, right? By money though, and it is bilateral contract. Fine. तो unilateral contract and bilateral contract. तो इस तरीके से हमारे पास ऑन एन एवरेज 15 to 16 डेफिनेशंस आपकी इस पोर्शन में कवर होती है, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की, प्रॉमिस की और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस को लेके चलते हैं. डेफिनेशन पोर्शन है. केस स्टडी में बड़ा केस स्टडी नहीं आता है, बट 2 मार्क क्वेश्चन आपका श्योर यहाँ पे मिल जाता है. इस चैप्टर को 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं, तो वो चीजें हमारे यहीं से केसेस, ट्रू और फॉल्स, यस नो, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें बन के आती हैं. सो डेफिनेशन पोर्शन में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंस बिटवीन और इन चीजों के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दें. फाइन. Then moving on to the next topic. So the next topic that we have is offer. What is an offer? Offer is said to be a willingness of the person expressed so as to obtain the assent from the another party. So this is the most important word. जब हम offer की बात करते हैं वो ये है कि व्यक्ति अपनी विलिंगनेस बताता है, वेरी गुड, बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? Obtaining the assent of the party is the most important thing that you need to look into when we are talking about offer. Fine. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आ गई सर. पहली बात, 2 लोग होने चाहिए ऑब्वियसली. दूसरी बात, आप विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके. तीसरी बात आपने कही कि सर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सामने वाले व्यक्ति का एसेंट यानी कि अप्रूवल लेना चाहते हैं. अगर हम ये कह रहे हैं आई वॉन्ट टू सेल माई कार, यू गो एंड सेल इट, हु इज going to prevent you? No one. So this is not an offer. What constitutes an offer is, I want to sell my car, will you purchase it? What we are doing, we are asking them to give their approval, we are asking them to give their assent that will you purchase it? This is an offer, this is a proposal. Fine. तो ये हमारे पास सीधा डेफिनेशन आ गए, इसके एलिमेंट्स आ गए. एलिमेंट्स क्या होंगे सर? 2 लोग होने चाहिए ऑब्वियसली. वहां पे हमारे पास प्रोमिसर है, प्रोमिसी है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टी है. उसके अलावा हमारे पास में एक विलिंगनेस तो होनी ही चाहिए, साथ साथ में इंपॉर्टेंट है एसेंट लेना. उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का एसेंट लेना हमारा इंटेंशन होना चाहिए. अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसे ऑफर कहते हैं. अब इंपॉर्टेंट पोर्शन इज टाइप्स ऑफ ऑफर. कितने टाइप ऑफ ऑफर हमारे पास हैं? अगर हम टाइप ऑफ ऑफर देखते हैं, सबसे पहला आता है जनरल ऑफर, जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि सर जनरली अगर आप पब्लिक एट लार्ज से बात कर रहे हैं, वहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशंस, टर्म्स नहीं है, तो हम उसे जनरल ऑफर कहेंगे. इट इज अ जनरल पब्लिक ऑफर, जहां पे कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है. जो भी उसी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है, और फिर जो ऑफरर है उन्हें उसे फुलफिल करना जरूरी हो जाता है. फाइन. क्लियर. देन स्पेशल ऑफर, यानी कि एक व्यक्ति के लिए किया गया ऑफर, केवल जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है केवल वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, एल्स उसे किसी और को ये राइट नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले. फाइन. दिस इज अ स्पेशल ऑफर स्पेसिफिकली फॉर द पर्सन टू whom it is made. Fine. Then moving on to the next, counter offer. Now we have an underlining fact that एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी विथ कंडीशन. एक्सेप्टेंस में आपको केवल यस या नो देना है, आप कंडीशन नहीं लगा सकते. बट अगर आपको चाहिए कि ऑफर में कोई चेंज हो, या आप चाहते हैं कि नहीं इसमें द प्राइस इज नॉट सुटेबल फॉर अस, आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट, दो आप चाहते हैं आई वॉन्ट दैट प्रोडक्ट बट विथ सम मॉडिफिकेशन, आई वॉन्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट बट सम मॉडिफिकेशन, देन व्हाट यू विल डू? You will suggest a modification in the contract, and this modification is said to be the counter offer. That is, आप उसी ऑफर को थोड़े चेंज के साथ में, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि हम 100 रुपीज में आपको प्रोडक्ट देंगे, फाइन, बट एक्चुअली द मार्केट रेट इज 80. We want the same quantity, same quality product, but at ₹80. Are you willing to sell the same? Okay, are you getting that point? Are you willing to sell the same? What we are doing, we are putting up an offer that we want the same thing in 80 rupees. So, are you willing to accept it or not? Fine. तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस सीख कर रहे हैं, हमने काउंटर ऑफर किया है पुराने वाले ऑफर को बंद करके. फाइन. तो जब हम पुराने वाले ऑफर को बंद करके काउंटर ऑफर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वी आर सेइंग दैट दिस द ओल्ड ऑफर स्टैंड्स कैंसल्ड. जैसे ही आप काउंटर ऑफर करते हैं पुराना ऑफर खत्म हो जाता है, अब आपके पास सिर्फ एक ऑफर रहता है जो कि काउंटर ऑफर है. फाइन. देन द फोर्थ वन इज क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर मीन्स सेम ऑफर at the same time
बाय टू पीपल अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स ऑफर, यानी जिससे आप एक्सेप्टेंस लेना चाह रहे हैं वही आपको ऑफर कर रहा है। इसको हम थोड़े से सिंपल शब्दों में समझते हैं। ए और बी दो लोग हैं। ए ने कहा कि बी आर यू विलिंग टू परचेज माई कार, एंड बी इज सेइंग टू ए दैट आर यू विलिंग टू सेल योर कार। एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, एक ही टाइम पे बात हो रही है। इन दोनों ने बात सेम करी है बट दोनों ने ही ऑफर किया है, किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया। तो अ क्रॉस ऑफर कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, इट इज अ क्रॉस ऑफर, और यहाँ पे कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन के नहीं आता है। फाइन, इसका कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन के नहीं आता है। इसमें आपको एक ऑफर सेलेक्ट करके दूसरे को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। फाइन, क्लियर, दिस इज क्लियर। 4 टाइप्स। देन देयर इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे ओपन रहता है। एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, लाइक टेंडर इज ओपन फॉर 1 month, anyone can put in the offer. House is on sale for a month, anyone can accept the offer for 1 month. After 1 month the sale will be closed down. Okay, तो ये है standing offer, that is over a period of time. तो आप इन छोटी छोटी चीजों को इसी डायग्राम के अंदर लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में, रिविजन में हेल्प हो। फाइन, क्लियर। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑफर हो जाते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द एक्सेप्टेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, इट शुड बी, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, येस और नो आपको बताना है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पे कहा कि हम एक्सेप्टेंस में कुछ बेसिक रूल्स लेके चलते हैं, तो वहां पे हमारे पास सबसे पहला रूल आता है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर जनरल ऑफर है तो पब्लिक एट लार्ज, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो जिसको ऑफर किया गया है, काउंटर ऑफर है तो जिसने ऑफर किया है, जिसको ऑफर किया गया है वही व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया है। एनी थर्ड पर्सन कैन नॉट गिव द एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन एल्स, राइट। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट जो हमें फर्स्ट पॉइंट में देखना है। जब हम इसको मूव ऑन करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है कि काउंटर ऑफर वाला पॉइंट यहाँ आ जाता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आप किसी भी तरह की कंडीशंस को एक्सेप्टेंस में नहीं डाल सकते। आप ऑफर में कंडीशन डाल सकते हैं, फाइन, बट एक्सेप्टेंस में आप कंडीशंस नहीं डाल सकते, राइट। देन थर्ड वन, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यही तो चीज है सर जो हमारा आगे का पूरा टॉपिक बना रही है, राइट। सो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट इज वेरी एसेंशियल। जब तक आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा और वैलिड भी नहीं माना जाएगा। फाइन। देन द फोर्थ पॉइंट इज इट मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, यानी कि आपको बताना है कि सर एक्सेप्टेंस को अगर बाय मेल मांगा गया है, यू विल गिव इट बाय मेल, बाय लेटर देन यू विल गिव बाय लेटर, बाय कॉल देन यू विल गिव इट बाय कॉल। वाई, यहाँ पे हमारे पास किसी तरह का कोई भी लूपहोल नहीं है। एक्सेप्टेंस इज जस्ट यस एंड नो, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ऑफरर, करेक्ट। तो वो चीज आपके यहाँ पे कवर की गई है। देन मूविंग ऑन टू द टाइम, एक्सेप्टेंस जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको देना है। आपको अगर 1 हफ्ता दिया गया है तो आप 1 हफ्ते में एक्सेप्टेंस देंगे। अगर वहां पे कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है तो आप रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं दैट वी आर गिविंग द एक्सेप्टेंस आफ्टर 1 month और फिर भी आपने हमारा एक्सेप्टेंस नहीं लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड में एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। फाइन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है, mere silence is not acceptance। आपको बताना है, आपको बोलना पड़ेगा। आप चुप रह के अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। आपने जवाब नहीं दिया इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। बट अगर आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी करी है जो एक्सेप्टेंस को डिनोट करती है, जैसे आपने उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर दिया, आपने उस प्रोडक्ट को गिरवी रख दिया, आपने वहां पे कोई प्लेज क्रिएट कर दिया, अगर ऐसी सिचुएशन है देन द एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी साइलेंस को। बट अदर देन दैट साइलेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस, बिकॉज आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपका जवाब नहीं आया तो हमने मान लिया कि आपने गुड्स खरीद लिए और अब आप पैसे दे दो, करेक्ट, लॉजिकल। तो वहां पे हमें ये देना है कि एक्सेप्टेंस में mere silence is not considered as acceptance. Fine, clear? Then moving on to the next point, एक्सेप्टेंस आप कंडक्ट से भी दे सकते हो और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। यानी आप कहेंगे मैम अभी तो आपने कहा कि साइलेंस नहीं होता है, बट ये वो जो एक्ट है जिसकी हमने अभी बात करी कि आप उसे गिरवी रख रहे हैं, आप उसे फर्दर सेल कर रहे हैं, उन चीजों को हम एक्सेप्टेंस मानते हैं। दिस इज द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपके एक्ट की वजह से ये हो रहा है कि हम ये मान रहे हैं कि हमने एक्सेप्टेंस दे दिया है। फाइन, क्लियर?
क्लियर है 7 पॉइंट्स। आई होप आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को सुनने से आपका पूरा यूनिट कवर हो रहा है आपके पास। फाइन। देन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज वेल एज परफॉर्मेंस। इन तीनों पॉइंट्स के लिए एक बेसिक चीज आप याद रखें, जब तक सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है तब तक कम्युनिकेशन को पूरा नहीं माना जाएगा। यानी इन केस ऑफ ऑफर, इफ द लेटर इज रिसीव्ड इट इज नॉट कंप्लीटेड, बट व्हेन द लेटर इज रेड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस वहां पे दो पार्टीज हो जाती हैं। जब लेटर डिस्पैच हुआ है तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर it is complete, and when the letter is received and read as against the offerer it is complete. Fine. तो ये दोनों चीज हो गई। परफॉर्मेंस के केस में भी सेम है, जब तक सामने वाले को पता चल गया है, उन्होंने रिसीव कर ली है, तब तक आपका कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस कंप्लीट है। अगर उन्हें पता नहीं चलता है, अगर आपका लेटर अनरेड पड़ा है, तो हम उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं मानेंगे। हाँ, आपको लिखना वही है जो मॉड्यूल में है, बट ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट माना जाए या नहीं माना जाए। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे यहाँ पे आता है दैट इज द रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन का मतलब है कि आप अभी भी अपनी बात से पीछे हट सकते हैं। इन केस योर कम्युनिकेशन इज नॉट येट कंप्लीट, यू कैन रिवोकेट द कम्युनिकेशन, यू कैन रिवोकेट द ऑफर और द एक्सेप्टेंस। तो ऑफर को रिवोकेट करने के लिए हमारे पास भी कुछ चीजें आती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि सर या तो आपने सही से टाइम पे जवाब नहीं दिया, या आपने कोई काउंटर ऑफर रख दिया, या सर वो जो व्यक्ति है उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वहां पे हम चाहते हैं, हमने उनके पढ़ने से पहले ही इंटेंशनली लेटर भेज के रिवोकेट कर लिया है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आती हैं। What is important from this chapter is आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पोर्शन था वहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड आपका केस स्टडी बनता है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन से, तो वो केस स्टडी आपको स्पेसिफिकली ध्यान में देना है। उसके अलावा ये आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, राइट। देन मूविंग, तो मैम अगर हमें पूरा कंसेप्ट पढ़ना है तो हम कैसे करें? We are giving you the link to the videos in the description box below. There are 6 videos for unit 1 where we have discussed every concept in detail. आपको एक concept with example in complete detail नीचे description box में videos में मिलेगा। उन videos में अगर आपको कहीं पे doubt है तो उन videos को आप रेफर करें, उन नोट्स को आप रेफर करें। द नोट्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दैट इज www.universeofcommerce.com एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा, राइट। तो वो नोट्स को आप रेफर करें और उनके अंदर जो मार्किंग्स कराई गई है प्लीज फोकस ऑन दोज मार्किंग्स एज वेल एज द वर्ड्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। तो वहां पे आप डिटेल्ड वर्जन लेके जाएंगे और जिसमें आपको डाउट है आप केवल उसी को फोकस करेंगे। बाकी आपको इस पूरे हफ्ते में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपको कंप्लीट करना है और उसके लिए ये वीडियो आप रिवीजन के लिए देखेंगे, प्लस आपके जो नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं आप उन्हें देखेंगे। अगेन फॉर यूनिट 2 कंसिडरेशन भी हमारे पास में एक सिंगल वीडियो है। ओवरऑल 7 डेज 7 वीडियोज यू आर हैविंग। आप एवरीडे भी अगर एक वीडियो को कवर करते हैं प्लस लर्न करते हैं, राइट। केवल वीडियो नहीं देखना है, उन्हें अगर आप लर्न भी करते हैं, जितना पोर्शन वीडियो में कवर करवाया गया है उसे रीड करके उसे लर्न करते हैं, तो आपका इस वीक में 2 यूनिट बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप इसे कवर कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद अब हम एक बार क्विक ओवरव्यू देखते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन विच इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन को मिस कर जाते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जब हमने कहा द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपके पास एक कंसिडरेशन नाम का भी एक एलिमेंट आता है। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। हो सकता है वो मनी हो सकता है वो काइंड हो सकता है वो मिक्स ऑफ मनी एंड काइंड हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसे पैसा ही दिया हो, राइट। आप वहां पे पैसा भी दे सकते हैं, कोई कमोडिटी भी दे सकते हैं, या फिर कोई सर्विस भी दे सकते हैं। सो दैट इज द कंसिडरेशन। जो भी चीज आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। फाइन। लीगल रूल्स क्या है? सर वैलिड होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर 10,000 की चीज है तो आप 10,000 ही लें। अगर आप उसमें 10 रुपए भी ले रहे हैं देन ऑल्सो इट इज अ कंसिडरेशन। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द ऑफरर।
जो ऑफरर चाहता है। बस ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऑफरर की मर्जी से पैसा आएगा, एक्सेप्टर की मर्जी से पैसा नहीं आएगा। फाइन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। फाइन, तो यहाँ पे कंसिडरेशन की डेफिनेशन पोर्शन और एसेंशियल्स और लीगल रूल्स के बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है sued बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों ही तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। दिस इज शुड बी मार्क्ड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पे कवर करना है, इससे आप छोड़ के नहीं जाएंगे। राइट, सो जब हम कह रहे हैं कि कोई तीसरी पार्टी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में बीच में केस कर सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अगर किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, अगर वो किसी भी तरीके से वो फायदा ले रही है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, तो उनके पास में राइट होना चाहिए कि वो अपने फायदे को बचाने के लिए कोई लीगल एक्शन ले पाए। राइट, तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर कोई ट्रस्ट है जिसमें कोई बेनिफिशियरी है, तो जो बेनिफिशियरी व्यक्ति है वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच में केस कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट, जिसमें आपके पास फैमिली के लोग हैं जिनको उससे बेनिफिट हो रहा है, वो भी वहां पे केस कर सकते हैं, उन्हें भी वहां फायदा मिल सकता है। थर्ड केस आता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो दो लोग वहां साइन कर रहे हैं उसके अलावा उनकी फैमिली मेंबर्स भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सूट एक थर्ड पार्टी भी फाइल कर सकती है। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए आपके पास, ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन को दिए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन किया है किसी थर्ड पर्सन को, तो जिसे असाइन किया गया है, जिसे उसके बेनिफिट मिल रहे हैं, वो भी वहां पे केस फाइल कर सकता है। फाइन, देन फिफ्थ वन, एस्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट, यानी अगर हमने एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है बट हम मान लेते हैं हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर किसी और को हमें रिप्रेजेंट करने दे रहे हैं, दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे हमने कहा हम पार्टनरशिप में एस्टॉप्ड पार्टनर पढ़ते हैं, एक्नॉलेज पार्टनर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अगर आपने अपने आप को ये दिखाया है कि वी आर द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे हम ये मान के चलेंगे कि उनके पास भी ये राइट है कि वो केस कर सकते हैं और हमारे पास भी ये राइट है कि हम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। फाइन, पॉइंट नंबर 6 आता है इन केस ऑफ कॉमनेंट्स रनिंग विद लैंड, यानी लैंड के साथ में अगर किसी भी तरह की शर्त लगी हुई है, अटैच्ड है, कोई कंडीशन अटैच है, तो जो व्यक्ति उस कंडीशन का बेनिफिट ले रहा है वो वहां पे केस फाइल कर सकता है। फाइन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इस पे एक केस स्टडी देखी गई थी और उस साल ये चीज पकड़ पाना कि ये कोवेनेंट रनिंग फ्रॉम लैंड का केस स्टडी है बहुत मुश्किल हो गया था। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसमें से केस स्टडी बन के आई हुई है। देन कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट, अगर आप एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो द प्रिंसिपल, द एजेंट एज वेल एज द रिसीवर, तीनों में से कोई भी केस कर सकता है। तो हमारे पास टॉपिक क्या है सर? टॉपिक ये है कि व्हेन अ थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट, व्हेन अ पार्टी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट दे कैन स्टिल फाइल अ केस, देयर आर 7 क्लियर कट पॉइंट्स। पहला ट्रस्ट, सेकेंड फैमिली सेटलमेंट, थर्ड आपका असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी को असाइन किया है, फोर्थ आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, राइट, फिफ्थ इज कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, सिक्स्थ इज contracts entered into by an agent and seventh is estopped या फिर acknowledged person। अगर estoppel का केस है या फिर acknowledgement का केस है तो वहां पे भी हम जिनको इन्वॉल्व कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। बहुत ही सिंपल से 7 शब्द आपको याद करने हैं, ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एस्टॉपल, लैंड कोवेनेंट्स, उसके अलावा एजेंसी एंड देन इट इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल से 7 पॉइंट आ गए, उसके आगे आपको इसमें नहीं लेके जाना है। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, हमने कहा कि कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो सर कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट बट उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे आपके पास में केस स्टडी भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, अगेन हमारे पास में सीधा 7 पॉइंट निकल के आते हैं जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन।
तो आपका पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर आप नियर एंड डियर रिलेशनशिप में आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन राइटिंग में लॉफुली कोई भी चीज गिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, कोई भी चीज सेल परचेज कर रहे हैं, बट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज वैलिड। वहां पे कंसिडरेशन होना इज नॉट कंपल्सरी। ओके, देन मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। आपने पहले पास्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड करी है जो कि आप वॉलंटरीली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, बट जो व्यक्ति था जिसको आपने सर्विस दी, दैट पर्सन इज अग्रीइंग टू पे यू एन अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड। आपको कोई कंपेंसेशन देना चाह रहा है तो वंस अग्रीड यू कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ इट वाज पास्ट वॉलंटरी सर्विस एंड राइट नाउ देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर इट। तो आप वहां पे कंसिडरेशन ले सकते हैं, आप वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं। फाइन। थर्ड पॉइंट इज प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का क्या मतलब होता है? टाइम बार डेट वो होती है जो 3 साल आपको डेट दिए हो गए हैं, अब आप उसे रिकवर नहीं करवा सकते। बट अगर कोई व्यक्ति सामने से आके बोलता है कि सर यू कोऑपरेटेड विद अस एंड नाउ वी आर रेडी टू गिव बैक द मनी टू यू और वी आर विलिंग टू गिव बैक द मनी टू यू, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को आप फिर से उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया है, तो इवन इफ यू आर नॉट गिविंग एनी सर्विसेज और you are not giving any product, you can still recover the price without any consideration. Fine. Then agency में अगर आपने agency commission लिया है without any services, then also it is a valid contract. आप उस चीज को recover करवा सकते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट, आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट में ऑब्वियस सी बात है आप कंसिडरेशन नहीं देंगे, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि गिफ्ट आपका वैलिड ही नहीं है, बट हम इस पॉइंट के अंदर इसे वैलिड मानते हैं। देन 2 पॉइंट्स आर बेलमेंट एंड चैरिटी। चैरिटी में आप कोई भी चीज दीजिए, आप उसके बदले में कुछ नहीं लेते, इट इज वैलिड। बेलमेंट में अगर आपने किसी भी तरह की बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, अगर वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, किसी को कोई चीज दी है संभाल के रखने के लिए, आपने कहा कि सर यू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई विल कम बैक एंड टेक इट इन रिटर्न। उन्होंने कहा कि हाँ ओके आई विल टेक केयर ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपने फॉर एग्जाम्पल अपना डॉग, अपना पेट एक व्यक्ति को दिया, अपने पड़ोसी को दिया कि सर आप प्लीज इसका ध्यान रखेंगे, और जब आप वापस आए तो आपने उनसे वापस ले लिया, बट उसके बदले में उस व्यक्ति ने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे उन्हें कुछ चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज वैलिड इवन विदाउट द कंसिडरेशन। फाइन। तो ऐसे 7 कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिना कंसिडरेशन भी वैलिड होते हैं, वो है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, उसके बाद आपके पास आता है टाइम बार्ड डेट, देन इट इज कंप्लीटेड गिफ्ट, देन चैरिटी, देन बेलमेंट एंड एजेंसी। ओके, तो ये 7 पॉइंट हैं आपके पास जो आपको इसमें लिखने हैं। ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ स्टार मार्क ऑन दिस पॉइंट। फाइन। तो ये आपका कंसेप्ट है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के लिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में जानना है, नीचे दिए गए आप वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पे लिंक दिया है हमने आपको, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स हैं। आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हमारी मेहनत, 2.5 महीने के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो स्टे फोकस्ड एंड स्टे विथ अस थ्रू आउट द सीरीज एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ the completed portion. Yes, you will be there in the next video, but हम इसे complete करके आपके दोनों यूनिट 1 यूनिट 2 complete करके हम यहाँ पे मिले, ताकि आपको इसके कंसेप्ट केवल पढ़े हुए नहीं याद भी हो और आपने इनकी प्रैक्टिस भी करी हो, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, राइट? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।